तो स्वागत है आप सब लोगों का। और आज फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में, जो हमारे गांधीवादी आंदोलनों पर चल रहा था और मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर पूरा वो आधारित है। और लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी की आपको पढ़ करके वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र, ये है हमारा टॉपिक, नमक सत्याग्रह और नज़दीक से एक नज़र, ये इसका टॉपिक का नाम है। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम, और इसको दांडी मार्च और आगे तक पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलन तक। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने आप को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। तो देखिए अब कैसे ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को बांध करके रखा, क्योंकि एक आंदोलन शुरू होता है जब, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो गांधीवादी आंदोलनों की एक विशेष बात थी, मैं आपको यही समझा देता हूँ कि गांधी जी आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी से आपको प्रेरणा क्या मिलती है, तो प्रेरणा ये मिलती है कि सतत रूप से मोटिवेटेड कैसे रहा जा सकता है, ये प्रेरणा जो है हमको उनसे मिलती है। तो एक बार जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आप देखें किस तरह से जब एक आंदोलन असफल होता है या टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते हैं असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और गांधी जी ने जो बात कही थी कि 1 वर्ष में हमको स्वराज मिलेगा, तो वैसी कोई उपलब्धि उससे हुई नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक घोर निराशा घर करती है। निश्चित बात है, आंदोलन के बाद जनता तो बहुत ही ज़्यादा घोर निराश हो गई थी, लोगों के बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन थे, तो वो सब नहीं हो पाए थे। गांधी जी की ख्याति भी गिर गई थी, आप लोगों को ये मैं बताऊं। इसलिए मेरी बात भी आप सुनते जाइए, एनसीईआरटी को तो बेस आप कर ही रहे हैं, मेरी बात भी सुनते जाइए ध्यान से और उसको समझने की कोशिश करिए। ये मोर देन काफ़ी कुछ एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में। तो गांधी जी की जो एक रेपुटेशन थी एज ए लीडर, जैसे वो बन करके आए थे पिछले आंदोलनों से, वो काफ़ी गिर गई थी। और कांग्रेस के भीतर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ये मानने लगे थे कि गांधी जी का जो अब राजनीतिक करियर है वो ख़त्म हो चुका है और उनका आंदोलन भी समाप्त हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आंदोलन को इस तरह से माना कि अभी इस तरह से नहीं चलेगा। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा माना जाता है भगत सिंह भी थे, क्योंकि जब यह असहयोग आंदोलन हुआ तो भगत सिंह बड़ा छोटे से थे और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। और जब आंदोलन वापस लिया गया तो उनको भी बड़ा आघात पहुंचा था। इसलिए जब भगत सिंह खुद क्रांतिकारी बने तो समाजवादी क्रांतिकारी थे, अहिंसक क्रांतिकारी नहीं बने थे। उन्होंने अपनी एक अलग वो इस्टेब्लिश की थी पूरी, जिसको हम क्रांतिकारी आंदोलन में आगे पढ़ेंगे जब भगत सिंह को हम पढ़ाएंगे। तो पहले आप सुन लीजिए पूरी बात। लेकिन गांधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि यदि हम सतत रूप से किसी चीज़ की ओर बढ़ते रहें तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। तो जैसे कहते हैं कि अगर जीवन में अंधेरा जब या बुरे समय आए तो इस तरह से होना चाहिए, जैसे रात में हम सो जाते हैं और उसको सो करके बिताते हैं, तो कुछ इस तरह से बिता देना चाहिए और एक के साथ फिर से लगना चाहिए। तो ये आपके परीक्षा के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कई वर्षों तक महात्मा गांधी ने समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। तो गांधी जी ने उस दौर में अपने पॉलिटिक्स का तरीका बदल लिया और अपने आप को जो है समाज सुधार में जो है केंद्रित कर लिया। तो इसमें जो आपका जो हरिजन उत्थान वाला जो मामला था, हरिजन उत्थान, तो हरिजन उत्थान की जो बात थी उसके बारे में, छुआछूत निवारण और स्वच्छता, चरखा चलाना, ये सब जो रचनात्मक कार्य थे उन पर अपना जो ध्यान था वो लोगों का भी केंद्रित करवाया और खुद भी केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। तो एक बार फिर से जो है राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। उस पर सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि एक उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में
होने वाले एक किसान सत्याग्रह में उन्होंने किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो धीरे धीरे गांधी जी अपनी फिर से एक बार एंट्री जो है बना रहे थे। 1929 में जब दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया, तो ये याद रखिएगा। देखिए ये पूछते हैं ना कब कौन सा हुआ था, तो इम्पॉर्टेंटली जिनका डिस्कशन होता है उनके बारे में बात की जाती है। तो 1929 में दिसंबर के अंत में जो कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया, तो ये पूछ लेते हैं कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा लाहौर में हुआ। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा। ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, टर्निंग पॉइंट्स हैं, पूछे जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। तो एक तो देखिए यहाँ से जो नेहरू जो थे वो एक युवा पीढ़ी के नेता बनकर के उभरे, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था वहाँ पर हुई। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये कई बार पूछा जाता है और छोटी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में वह 1947 वाला उत्तर नहीं होता, ये वाला उत्तर होता है। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि फिर आगे जो स्टेटमेंट है उसको काट दिया है, अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक समय में संगोष्ठियाँ हों तो और अच्छा होगा। तो इस तरह से देखिए स्वतंत्रता की बात गांधी जी ने करना शुरू कर दी थी। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने का समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे। क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे वो कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है सूत कताई मतलब चरखा काटना, अथवा अछूतों की सेवा, अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन। देखिए ऐसे ही ऑप्शन जो है आईएएस में बन जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इनमें कौन सा सही था कौन सा नहीं था। तो देखिए सूत कताई था, ये 1 नंबर बना दिया। अछूतों की सेवा 2 नंबर बना दिया। हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा। ये तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको यहाँ से। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक ये प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम का फल का आनंद लेने का अहर्णीय अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। तो देखिए वहीं से उन्होंने बताया था कि किसी भी प्रकार की सरकार यदि लोगों को अधिकार से वंचित कर रही है तो फिर और उनका दमन करने का प्रयास कर रही है तो ऐसी स्थिति में लोगों को इन्हें बदलने और समाप्त करने का अधिकार होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है। समझ रहे हैं ना बात आप। और क्योंकि इंग्लैंड में लोकतंत्र उस समय से था, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वही सब चीज़ें यहाँ भी हम लोग चाह रहे थे कि उसी तरह से हमको मिलें। और वैसे ही नहीं तो आज एक्चुअली इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो पूरे जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं पूरे वर्ल्ड में लगभग एक जैसे होते गए। ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है अपने अपने तरीके का, तो पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसे हैं। ग्लोबलाइजेशन आ गया तो इकोनॉमिक सिस्टम एक जैसे हैं, तो अब पूरे वर्ल्ड में एक जैसी चीज़ें इसीलिए चल रही हैं। तो तभी से ये सब बातें शुरू हो गई थी। तो इसलिए उपनिवेशवाद का अपने आप में कई रूपों में महत्व है। अब देखिए दांडी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के उपरांत तुरंत बाद महात्मा गांधी ने उद्घोषणा की
कि वे ब्रिटिश भारत को सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दिया गया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो देखिए, ये नमक बनाने का अधिकार उस समय केवल राज्य को था और उत्पादन का भी, जबकि नमक एक ऐसी बेसिक नीड है जिसकी ज़रूरत सबको होती है। तो ऐसा होना चाहिए कि नमक आदमी खुद ही बना ले अपना, बजाय वो सरकार से खरीदे या इस तरह से करे। तो ऐसा एक कानून था जिसको वो तोड़ने की बात करने की कहने लगे गांधी जी ने। यहीं से दांडी मार्च शुरू होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी, पूरे गांधीवादी आंदोलनों के स्वरूप को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। कई बार कंप्लीट क्वेश्चन आता है, मैं कल या परसों की क्लास में ये भी डिस्कस करूँगा। नमक अधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, जैसा अभी मैंने बताया आपको, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। तो देखिए, ये एक टॉपिक जो था ये इम्पोर्टेंट, कैसे इम्पोर्टेंस हुई इसको आप समझिए। देखिए, अब इसको कैसे एक्चुअली आईएएस के लिए आपको यूज़ करना है कि जो जनता की बेसिक नीड्स हैं उनको बनाने या उनके लिए या उनके उत्पादन के लिए किसी प्रकार की रोक जो है सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को वो आम चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें मुहैया हो सकें। जैसे अब आटा, तो अब ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर एक आदमी को है। तो वहाँ पर आप देखिएगा, जब जीएसटी की स्लैब लगी थी तो उन बेसिक नीड्स पर जो है वो या तो स्लैब लगी नहीं है जीएसटी की, या फिर बहुत कम मात्रा में लगाई गई है। और जैसे जैसे ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा उपभोक्तावादी चीज़ें हैं या बहुत महंगी चीज़ें हैं जिन्हें बड़े ही लोग खरीद सकते हैं, वहाँ पर वो टैक्सेस ज़्यादा लगाए गए हैं। तो देखिए, ये चित्र भी है बड़ा अच्छा दांडी मार्च का। यहाँ इसको सब देखते रहा करिए आप। आगे देखते हैं। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसरॉय लॉर्ड इरविन को दी थी। अब देखिए, प्री का फैक्ट कैसे पकड़ना है। नमक यात्रा के दौरान यहाँ का वायसरॉय भारत का कौन था? तो लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, लिखा हुआ है इसमें। यहीं से फैक्ट्स पे नोट्स बनाते जाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो कई बार इसलिए ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ के लोग कराते हैं। एक ऐसा भी होता है कि आपको सारी लिस्ट दे रखी होती है, कब कौन वायसरॉय था, कब कौन ये था, कौन नहीं था। कुछ लोग इसको रटते हैं, लेकिन अगर आपने लाइंस पढ़ी हैं तो सीधा एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो लिस्ट बना देना एक अलग बात होती है। ज़रूरी नहीं है जो लिस्ट आप पढ़ने के लिए जा रहे हो उसमें आप इस काल का मैच कर पाओ और फिर दिमाग लगा पाओ कि कब कौन था। सीधी लाइन पढ़ी हुई है आपने, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई को महत्व को ना समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। तो देखिए, डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं। समांतर मतलब पैरेलल। कई लोग ऐसे थे जो ऐसी नमक यात्रा करके समुद्र में जाकर के खुद नमक बना रहे थे, और ये उस समय गैर कानूनी था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय ये गैर कानूनी था। ठीक, तो इसको समझ लीजिए पहले। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा चित्र पर भी नज़र मार लेते हैं क्या लिखा है। तो इधर देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए, देखिए नमक बना लिया। 6 अप्रैल की डेट दी हुई है, देखते जाइए इसको। चलिए अब देखें थोड़ा सा मज़ेदार की बात कि नमक सत्याग्रह क्यों। इन छोटी छोटी सी बातों को आप समझिए,
अच्छा, इसका लाभ क्या हो रहा है वो मैं वैसे तो आपको समझाऊंगा। आप लोग लिखने बहुत अच्छा लगे हो, मेरे पास जो आंसर्स लिख करके आ रहे हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका ये लाभ हुआ है, इसको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा भी, 5 मिनट का एक वीडियो आपको बना करके बताता हूँ मैं। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। तो देखिए, टैक्सेशन किस चीज़ पर होता है, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, जीएसटी जो टैक्स लगा, तो टैक्स किन किन चीज़ों पर लग सकता है, किन चीज़ों पर नहीं लग सकता है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ से आप समझिए गांधी जी क्या समझते हैं, ठीक है ना। नमक टैक्स मतलब आज तो नमक पर कोई कर नहीं होता, तो नमक पर कर लगे, आटे पर कर लगे, चावल पर कर लगे। आप देखिए आज हमने एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री किया हुआ है अभी, तो इन सब चीज़ों पर कर लगे। उस तरह से जो एग्रीकल्चर से जो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू तो लगता है और वो बहुत कम हो गया है, जैसे पहले लगता था वैसा नहीं होता। और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है फार्मर को, उस पर टैक्स नहीं होता, बल्कि बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं किसानों को। अगर ज़रूरत पड़े, कभी ओला वृष्टि हो जाए या कुछ हो जाए, तो रियायतें दी जाती हैं किसानों को, इंश्योरेंस होते हैं तमाम सारे किसानों के आज की डेट में। तो देखिए, नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः वह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है, उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज़ को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य किसी को उसका प्रयोग न करने देने और ऐसे में उस चीज़ को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुना रहा हूँ। टनों न सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट किया गया है। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चली हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु नमक उठा लेने की संभावना दिखती है, वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। तो देखिए, जिस नमक को पर टैक्स नहीं हो पाता था, ठीक है, तो उनको जो है उसको नष्ट कर दिया जाता था, बजाय ये कि उसको बांट दिया जाए लोगों में फ्री में, क्योंकि नमक तो कुदरत बनाती है, समुंदर के पानी में ऑटोमेटिक नमक होता है, तो उस पर भी कर लगा रखा था। ये एक बड़ी शोषण परक, मतलब एक प्रकार का कर था, जो बहुत ही गलत कर था, अन्यायपूर्ण कहेंगे उसके लिए एक शब्द हम, जिसका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एक अधिकार का एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। ये लोगों के बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायात में उत्पादित संपदा का ये अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ये है कि अधिक राष्ट्रीय खर्च। चौथा, और इस मूर्ता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाई। तो देखिए इसके क्या कमियां थीं, ये इस पूरी पैराग्राफ में आपको समझ में आई। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर का अस्तित्व बना रहा है। भाई लोग बाग भी जो है अपना शोषण करवाते रहते हैं। मूल बात तो ये है कि जनता उस चीज़ को समझती नहीं है, जो चल रहा होता है चलने देती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि खराब प्रथाओं का समर्थन किया जाता है। मैं तो ये भी मानता हूँ। आज जनता पर्याप्त रूप से जागरूक हो चुकी है, अतः इस पर कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा,
ये लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। तो देखिए ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से उठाया हुआ है सीधा सीधा। तो ये खंड 49 आप देख लीजिए। तो सीधे सीधे सोर्सेज हैं और एक्चुअल सोर्सेज हैं, इसलिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन नीचे छोटे से पूछे गए हैं, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक क्यों नष्ट किया जाता था? महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्मक क्यों मानते थे? तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा लिखना नहीं है आंसर, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इस बात का उत्तर मिलेगा कि नमक सत्याग्रह किया क्यों गया था। वहाँ के लिए इन्हीं पॉइंट्स को आप पुट करना है आपको, ठीक है ना। कुछ तो दिए थे, कुछ यहाँ से आप लिख, बहुत अच्छा रहे, ये बड़ी शाबाशी की बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए इसमें। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के समुद्र तटीय टोले की तरफ चला तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक जाने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई ये कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती है। जब सरकार ये कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को एक ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। तो देखिए, ये अहिंसक आंदोलन की जो ताकत थी, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि इस तरह से जब कोई चीज़ अहिंसक रूप से की जाती है तो किस तरह से बिना हिंसा किए हुए सामने के आत्मबल को, सामने वाले या शत्रु के आत्मबल को, ये एथिक्स में भी आपके काम में आएगा। देखिए, मैं मल्टीपल तरीके से चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। अहिंसा का महत्व क्या है कि अहिंसा इस प्रकार से जो सामने वाले का जो बल है, शत्रु का जो बल है, जो हिंसक हो सकता है, उसके बल को भी प्रभावहीन कर देती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है, तो देखिए ये बता दिया मैंने आपको, जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही हम उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही ऐसा फैसला क्यों ना लिया हो। कल हम नमक कर को तोड़ेंगे, नमक कर कानून को तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, ये सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे, लेकिन हमारे साथ जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, इसके लिए वह अभिनंदन के पात्र हैं। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, अब देखिए, इस पॉइंट से उठा करके आप गांधी जी को, जो गांधी जी पर आरोप लगते हैं बहुत सारे, होता है कटाक्ष जो होता है प्रूफ के साथ में होता है। है तो जो कटाक्ष होता है वो दरअसल एक प्रूफ के साथ में होता है। तो जो लोग कहते हैं कि गांधी अपने आंदोलन को अपने हाथ में रखना चाहते थे, अभी क्वेश्चन जब मैं मेंस के डिस्कस करूंगा आपके साथ तो आपको मज़ा आएगा। तो आप देखेंगे ये कोट पूरा उठा करके आप रख सकते हो कि गांधी जी क्या कहते थे कि जब पूरा देश जागृत हो जाता है तो फिर किसी नेता की ज़रूरत नहीं होती। और आप देखेंगे कि 1942 में जो आंदोलन है
भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें यही होता है, सारे नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, आगे आप देखेंगे। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको क्रमबद्ध रूप से एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जो लोग इसके महत्व को समझेंगे वो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ आपको दी जा रही है। इस तरह से एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाया जा सकता कि क्या उसमें से निकालना है। तो इस भाषण के आधार पर बताइए कि गांधी जी औपनिवेशिक राज्य को कैसे देखते थे। देख लीजिए, कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। तो देखिए, और भी देखिए, अब ऐसे होता है कि मतलब लोगों को धीरे धीरे जागरूकता आती है। तो असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। क्या क्या थीं? किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, देखिए, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन जंगलों में नहीं चरने जा सकते। तो देखिए, पशुपालन और कृषि एक दूसरे को सपोर्टिंग जो है व्यवसाय होता है, एक दूसरे का समर्थन करता है, पूरक होता है। तो जंगल में नहीं चरने जाने देते थे, जहाँ एक ज़माने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान में तमाम भारतीय वर्गों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। तो देखिए, ये नमक आंदोलन इस तरह से जो है बढ़ चढ़ के आया कि 60,000 लोगों को तो गिरफ्तार ही कर लिया गया था और हर तबके से थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति से का पता उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गाँव में गांधी जी द्वारा किए दिए गए भाषण में भी मिलता है, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। तो ये जान लीजिए कि ये लोग कौन थे। ये लोग भारतीय ही थे जो भारत सरकार की नौकरी में थे। हमको ऐसा लगता है कभी हम हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, कभी हम कोई और बात करने लगते हैं। ये देखिए, अंग्रेज़ों का शासन था, समय यही लोग जो थे वही लोग अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे। 1857 के रिवोल्ट में भी जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें भारतीय ही थे। यहाँ भी देख लीजिए, जो लोग थे उसमें भारतीय ही, इसलिए तो उनको नौकरियां छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, अंग्रेज़ों से थोड़ी कहा जा रहा था। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी होगी। तो गांधी जी का जो एक ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने वाले जो थॉट्स थे, उसको आप यहाँ से देख सकते हो क्या सोचते थे। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। तो इस तरह से वो छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको ये सांप्रदायिक जो सौहार्द है और साथ मिलकर के लड़ने की जो बात है वो देखिए यहाँ गांधी जी करते हैं। ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल होते थे। अब देखिए, इसको समझिए, ये इस तरह से तमाम जातियाँ, मतलब ये सेकुलर भी हो गई, औरत मर्द शामिल हैं। तो ये उस समय औरतें भी आंदोलन में शामिल हैं। इसको आप यहाँ से ये चीज़ कोट कर सकते हो बड़े आराम से। क्या निकालना है एनसीईआरटी से आंसर में, ये देखते जाओ। उनका कहना था कि हज़ारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं, वॉलंटियर सामने आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी जिसको बोलते हैं आप लोग,
पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। देखिए हिस्ट्री को कैसे समझते हैं, ये आपको बहुत अच्छा चीज़ इसमें समझने के लिए मिल रही है, ध्यान से समझते जाइए। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम, आपने टाइम मैगजीन का नाम भी सुना होगा। टाइम को गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में उन्होंने पहली रिपोर्ट में टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त की थी। उसने दावा किया कि पूरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी ज़मीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात का विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा, अब ये सब समझ लीजिए, गांधी जी की जो आत्मबल जो गांधी जी का था वो किस स्तर का था, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़मीन पर साधु पसर गए। पत्रिका को इस बात का विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में अब और जान ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में पत्रिका को अपनी सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा था उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अब वे गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर, देखिए बैठे गांधी जी, सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। यही कोड जो है बन करके आ जाते हैं कि गांधी जी ने ईसाइयों को ईसाइयों के तरीक़ों से ही जो है ईसाइयों का हथियार ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो अब ये किस तरह से आप इसको दिखा सकते हो अपने उसमें, ये आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है पूरा उठा करके। तो ये जो था इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसका आपका मैंने बताया, इससे आप क्या समझ सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं इतिहास को, यहाँ तक मैंने ख़त्म किया। इसके बाद इसको आगे हम ख़त्म करेंगे और जैसा मैंने बताया कि सीरीज़ जो होगी वो पूरी चालू होगी, कुछ बीच में विलम्ब रहा तो उसके कुछ कारण थे अपने व्यस्तता और तमाम सारी चीज़ें। इसके बाद ये सीरीज़ आपकी पूरी ख़त्म होगी। इसके बाद आप जो है कल फिर मैं इसको एक और इसका सेशन बनाऊंगा गांधी जी का, पहले आप इसको सुनिए और कल ही आपको मिल जाएगा दूसरा भी तुरंत। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।